हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 3 करेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका रेमिटेंस प्रोडक्ट के बारे में। तो पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने नेफ्ट के बारे में ऑलरेडी देखा है। नेफ्ट के बारे में बेसिक जो बातें थी वो सारी हमने समझी कि नेफ्ट पहली बात तो 24x7x365 दिन अवेलेबल हो गया, यानी नेफ्ट कभी बंद नहीं होता है। आधे आधे घंटे के बैचेज होते हैं, कुल मिलाकर के 48 बैच होते हैं। जब आपका पैसा जिस बैच में सेटल होता है उसके 2 घंटे में क्रेडिट देना होता है। कितने चार्जेज लगाने होते हैं, मतलब अगर 10,000 रुपये तक का पैसा कोई ट्रांसफ़र कर रहा है तो ₹2.5 प्लस जीएसटी है। अगर 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख तक का पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है तो ₹5 प्लस जीएसटी है। अगर 1 लाख से 2 लाख तक का पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है तो बैंक ₹15 प्लस जीएसटी लगा सकते हैं, और 2 लाख से ऊपर जितना भी ट्रांसफ़र करे उसमें मैक्सिमम ₹25 प्लस जीएसटी ही बैंक अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी गाइडलाइंस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने अच्छे से देखा हुआ है। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम नेफ्ट को ही कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि एक्चुअल में नेफ्ट कैसे शुरुआत होती है। जब आप अपने ब्रांच में बैठ करके सीबीएस में नेफ्ट में एंटर कर देते हैं कि हाँ, इस कस्टमर के खाते से इतने रुपए इस ब्रांच से इस ब्रांच में जाने हैं या इस अकाउंट में जाने हैं, तो वो कैसे कैसे किस किस स्टेप से हो करके हो जाता है। क्या हमारा बैंक ही सारा पैसा भेज देता है या यहाँ पर कोई आरबीआई का रोल भी है, तो कैसे कैसे चलेगा उसके बारे में जानेंगे। और नेफ्ट का एडवांटेज क्या है इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए, नेफ्ट होता है आपका फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये हमें पता है। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। अब नेफ्ट का प्रोसेस फ्लो में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए कुल मिलाकर के 5 पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं नेफ्ट प्रोसेस फ्लो। द पार्टी टू फंड ट्रांसफ़र अंडर नेफ्ट सिस्टम्स आर, तो कौन कौन सी 5 पार्टियां हैं? देखिए, पहला सेंडिंग बैंक होता है, जिस बैंक ने पैसा भेजा है। तो देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसा भेज रहे हैं और इधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जाना है, या कोई प्राइवेट बैंक ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। एचडीएफसी बैंक में पैसा जाना है मान लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा सेंडिंग बैंक हो गया और एचडीएफसी आपका रिसीविंग बैंक हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो इस एचडीएफसी की किसी ब्रांच में कस्टमर का खाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसा भेजा गया है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा आपका सेंडिंग बैंक हो जाएगा। सेंडिंग सर्विस सेंटर, अब ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एक सर्विस सेंटर होगा फ्रेंड्स बीच में, जहां यहाँ ब्रांच से उठ करके पैसा पहले उस सर्विस सेंटर पर जाएगा, फिर यहाँ से पैसा उठ करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर में जाता है जो कि बॉम्बे में स्थित है। फिर यहाँ से पैसा निकल करके, तो जैसे इस बैंक में सारा पैसा एक जगह अपना सर्विस सेंटर में गया, उसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा छूटने के बाद में एचडीएफसी बैंक के सर्विस सेंटर में जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर सेंडिंग सर्विस सेंटर है, यहाँ रिसीविंग सर्विस सेंटर है, और फिर फाइनली वो बेनिफिशियरी ब्रांच में जाता है। तो ये कुल 5 पार्टियां यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। सेंडिंग बैंक हो गया, इधर रिसीविंग बैंक हो गया, रिसीविंग ब्रांच हो गई, यहाँ पर सेंडिंग बैंक का सर्विस सेंटर हो गया, इधर रिसीविंग बैंक का सर्विस सेंटर हो गया, और बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर हो गया। तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स कि ये सेंडिंग बैंक हो गया, उसका जो है सेंडिंग बैंक का सर्विस सेंटर हो गया, यहाँ से पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिसीविंग बैंक के सर्विस सेंटर में गया, और रिसीविंग सर्विस सेंटर से आकर के कस्टमर के खाते में चला गया, या रिसीविंग बैंक के खाते में, जिस कस्टमर के खाते में जाना था। तो कुल मिलाकर के ये 5 पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। ये सेंडिंग बैंक हो गया आपका, सेंडिंग बैंक का सर्विस सेंटर हो गया फ्रेंड्स आपका, ये नेफ्ट सेंटर है, नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैंडल करता है। यहाँ रिसीविंग बैंक का सर्विस सेंटर हो गया, जैसे यहाँ पर सेंडिंग बैंक का सर्विस सेंटर है वैसे रिसीविंग बैंक का सर्विस सेंटर है, और फिर फाइनली बेनिफिशियरी की ब्रांच होती है या बेनिफिशियरी बैंक होता है जहाँ पर पैसा जाना होता है फ्रेंड्स। ओके, अब ये पांचों पार्टीज हैं, इसी तरीके से कई सारे इसमें स्टेप्स भी होते हैं फ्रेंड्स। ओके, हर एक पार्टी का अपना अपना रोल होता है। तो अब हम ये समझेंगे कि नेफ्ट की ऑपरेशन कैसे होती है। तो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि शुरुआत कैसे होगी। भाई, कस्टमर आपकी ब्रांच में आएगा, एक उसको आप फॉर्म देंगे, वो फॉर्म फिल करके आपको सारी डिटेल्स देगा, जिसमें वो बताएगा कि किस कस्टमर के खाते में पैसा जाना है, उसका नाम क्या है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट का टाइप क्या है, कितने अमाउंट जाने हैं, ये सारा डेटा आप भरेंगे। पहला स्टेप तो कस्टमर भर करके डेटा देगा, वही जरूरी है। ठीक है, तो स्टेप 1 यही है। एन इंडिविजुअल या फर्म या कारपोरेट इंटेंडिंग टू ओरिजिनेट ट्रांसफर ऑफ फंड थ्रू नेफ्ट हैज टू फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी, है ना। तो जो भी कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, फर्म है या कारपोरेट, जो पैसा ट्रांसफर करना चाहता है, जिसे ओरिजिनेटर कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, नेफ्ट के थ्रू अगर पैसा ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे फॉर्म फिल करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें वो डिटेल्स प्रोवाइड करता है बेनिफिशियरी की। बेनिफिशियरी किसे कहते हैं? जिसको पैसा मिलना है फ्रेंड्स। ओके, जैसे उसका नाम ऑफ द बेनिफिशियरी, नाम होगा बेनिफिशियरी का, जिस ब्रांच में जाना है बैंक की ब्रांच में उसका नाम बताएगा, अकाउंट नंबर बताएगा, आईएफएससी कोड बताएगा, अकाउंट का टाइप बताएगा, अकाउंट नंबर, ये सारी बातें मतलब उसने
बतानी होती हैं। ये सारी डेटा एक फॉर्म में वो भर करके देगा और साथ ही साथ द अमाउंट टू बी रिमिटेड, जो अमाउंट भेजनी है वो भी बताता है। द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल एट द ओरिजिनेटिंग बैंक ब्रांच। अब ये बड़ी क्लियर सी बात है कि अगर जिस ब्रांच में नेफ्ट आपको करवानी है अगर उस ब्रांच में फॉर्म ही नहीं होगा तो आप इनिशिएट कैसे करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म तो अवेलेबल होना ही चाहिए बैंक की ब्रांचेज में। द रिमिटर अथराइजेज हिज आर हर बैंक ब्रांच टू डेबिट हिज अकाउंट एंड रिमिट द स्पेसिफाइड अमाउंट टू द बेनिफिशियरी। अब देखिए, जो नेफ्ट का फॉर्म भरता है कस्टमर, उसमें वो बैंक को अथराइज करता है कि उसका खाता डेबिट किया जाए और उस पैसे को रिमिट कर दिया जाए किसी पर्टिकुलर अकाउंट में जो वो डिटेल दे रहा है। तो डेबिट करने का अथराइजेशन कस्टमर प्रोवाइड करता है अपनी ब्रांच को कि उसका अकाउंट डेबिट किया जा सकता है। एंड रिमिट द स्पेसिफाइड अमाउंट या स्पेसिफिक अमाउंट टू द बेनिफिशियरी, और बेनिफिशियरी को वो अमाउंट भेजी जा सके इसके लिए अथराइजेशन कस्टमर देता है। कस्टमर इंजॉइंग नेट बैंकिंग फैसिलिटी। अब अगर कोई कस्टमर जो है नेट बैंकिंग का यूज कर रहा है तो उसे ब्रांच आने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही जो है इनिशिएट कर सकता है फंड ट्रांसफर ऑनलाइन, उसे ब्रांच आने की जरूरत नहीं है। नेफ्ट जो है वो अपने घर पर बैठे बैठे नेट बैंकिंग फैसिलिटी के थ्रू भी इनिशिएट कर सकता है। अब ये कह रहे हैं कि कुछ बैंक ऐसे हैं जो नेफ्ट फैसिलिटी एटीएम से भी प्रोवाइड करते हैं। आप उनके एटीएम पर जाइए और वहाँ पर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सारी डिटेल डालिए, अमाउंट डालिए तो नेफ्ट की जा सकती है। वॉक इन कस्टमर। अब देखिए, वॉक इन कस्टमर क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, ऐसा कस्टमर जिसके पास अकाउंट तो नहीं है लेकिन वो फिर भी नेफ्ट करवाना चाहता है, उसे वॉक इन कस्टमर कहते हैं। अब इसमें जो गाइडलाइन है वो ये है कि अगर वो कैश जमा करेगा ब्रांच में तो 50,000 रुपये से कम ही जमा कर सकता है, और 50,000 रुपये से कम जमा करेगा फिर उसको हम नेफ्ट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एक पेज जो है रिवाइज मारते हुए चलते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो गया फ्रेंड्स आपका, सबसे पहली बात ये हो गई कि जो पर्सन पैसा भेजना चाहता है, नेफ्ट भेजना चाहता है, वो सारी डिटेल प्रोवाइड करेगा बेनिफिशियरी की, एक फॉर्म भर करके देगा जिसमें वो बेनिफिशियरी का नाम, उसकी ब्रांच का नाम, उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड है ना, अकाउंट किस टाइप का है, उसका अकाउंट नंबर, उस कितने अमाउंट भेजना है, ये सारा डिटेल एक फॉर्म में भर करके भेजता है। और वो फॉर्म जो है ओरिजिनेटिंग ब्रांच जहाँ से उसने नेफ्ट करवानी वहाँ अवेलेबल रहता है। रिमिटर जो है, जो पैसा भेजना चाहता है, वो अथराइज करता है अपने बैंक को कि उसका खाता डेबिट किया जाए और पैसा जो है उसके जो बेनिफिशियरी है उसको भेज दिया जाए। बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसको पैसे मिलते हैं। अब कोई कस्टमर अगर नेफ्ट का मतलब नेट बैंकिंग का यूज ऑलरेडी कर रहा है तो उसे ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं होती है, वो नेफ्ट को इनिशिएट अपने घर पर बैठे बैठे भी कर सकता है। कुछ बैंक ऐसे हैं जो नेफ्ट की फैसिलिटी अपने एटीएम के थ्रू भी प्रोवाइड करते हैं। अब वॉक इन कस्टमर जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि वॉक इन कस्टमर वो कस्टमर होते हैं जो अकाउंट होल्डर नहीं होते फिर भी नेफ्ट करवाना चाहते हैं, तो उन्हें वॉक इन कस्टमर कहते हैं। इसमें लिमिट होती है कि 50,000 रुपये से कम रुपए तक, यानी इतने रुपए तक आप जो है भेज सकते हैं, 49,999 रुपये तक। अगर वो चाहे तो कैश जमा करेगा ब्रांच में और सारी डिटेल्स वो नेफ्ट वाला फॉर्म भर कर देगा और बैंक जो है ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन ऐसे कस्टमर को अपना कंप्लीट एड्रेस और टेलीफोन नंबर वगैरह देना पड़ता है, क्योंकि इन केस किसी वजह से अगर जो है पैसा जो है वापस लौट आता है, कस्टमर के खाते में क्रेडिट नहीं होता, बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, तो वो जो पैसा लौटेगा, मान लीजिए कोई वॉक इन कस्टमर आपके पास आया 40,000 रुपये लेकर के और उसने सारी डिटेल भर करके दे दी, अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह नहीं दिया। अब किसी वजह से ये 40,000 रुपये अगर वापस चले आए बैंक के पास में, तो हम कैसे ट्रेस करेंगे कि वो कस्टमर कौन था जिसने 40,000 रुपये जमा किए, ताकि हम उसको पैसे वापस कर सकें फ्रेंड। तो ओके, तो इसीलिए उसे कंप्लीट एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर वगैरह सारा देना होता है वॉक इन कस्टमर को। तो अब एक बार कस्टमर ने अपना पूरा फॉर्म भर दिया, सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, सारा कुछ हो गया, तो स्टेप 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब स्टेप 2 क्या होता है फ्रेंड्स, द ओरिजिनेटिंग बैंक ब्रांच प्रिपेयर्स अ मैसेज एंड सेंड अ मैसेज टू इट्स पूलिंग सेंटर, आल्सो कॉल्ड नेफ्ट सर्विस सेंटर। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए, जब कस्टमर ने सारा डिटेल दे दिया तो आपने क्या करना होता है, सीबीएस में जाकर के आपने नेफ्ट की एंट्री करनी होती है, एनईएफटी की एक एंट्री क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो वही कहना है कि ओरिजिनेटिंग बैंक कौन सा बैंक है, जहां से पैसा जाना है उसे ओरिजिनेट करना है ट्रांजैक्शन को, इसलिए ओरिजिनेटिंग बैंक कह रहे हैं। ये एक मैसेज प्रिपेयर करता है और सेंड करता है मैसेज टू इट्स पूलिंग सेंटर, अपने पूलिंग सेंटर को भेज देता है। तो देखिए, कोई मैसेज स्पेशली तैयार नहीं होता, वो ऑटोमेटिक है। आपको बस सीबीएस में जब आप एक एंट्री क्रिएट करते हैं अपनी नेफ्ट को लेकर के, तो वही वो मैसेज तैयार हो जाता है। अब सोचिए कि अगर किसी बैंक की 10,000 ब्रांचेज हैं और हर ब्रांच ने, मान लीजिए हर ब्रांच नहीं तो मान लीजिए आधी ब्रांचों 5,000 ब्रांचों ने एक एक एंट्री भी कर दी, तो कुल मिलाकर के 5,000 एंट्रियां तैयार हो जाती हैं। वो 5,000 मैसेजेज जो है एक पूलिंग सेंटर पर आकर के होल्ड हो जाते हैं, जिन्हें नेफ्ट सर्विस सेंटर कहा जाता है। इसी बैंक का नेफ्ट सर्विस सेंटर होगा फ्रेंड्स। ओके, यानी एक तरीके से हम कहें तो ये बैंक की ब्रांच है जो कि गांव में है, वहां से पैसा उठा और जहां पर नेफ्ट क्लियरिंग सेल चल रहा है, मतलब कहने का नेफ्ट सर्विस सेंटर जहां भी हो बैंक का, वहां पर वो पैसा हर एक ब्रांच से
हर एक ब्रांच से वो पैसा यानी कि जो है वो मैसेज जो आपने ट्रांजैक्शन की उसका मैसेज जो है एक जगह इकट्ठा होता है, जिसे पूलिंग सेंटर कहते हैं। पूलिंग सेंटर का मतलब होता है एक जगह सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, पूलिंग करना कहते हैं ना फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए कार पूलिंग की जाती है, मतलब मान लीजिए आपको भी इसी रास्ते से जाना है और मुझे भी इसी रास्ते जाना है और आगे भी 2-3 लोग हैं जिनको इसी रास्ते जाना है, तो हम क्या करते हैं, एक ही कार को, कॉमन कार को हायर कर लेते हैं और सभी अपने अपने प्लेस पर पहुंच करके उसमें बैठ जाते हैं। तो ये कार पूलिंग हो गई, मतलब सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो उसी तरीके से ये पूलिंग सेंटर होता है फ्रेंड, जहां पर सारे मैसेज इकट्ठा होते हैं। मैंने बताया नहीं कि 5000 ब्रांचों ने जो ट्रांजैक्शन इनिशिएट की है, जो अपनी नेफ्ट इनिशिएट की है, वो सारा का सारा एक जगह पूलिंग सेंटर में आकर के 5000 मैसेज बन करके वहां पर खड़े हो जाते हैं, जिसे नेफ्ट सर्विस सेंटर भी कहते हैं। अब ये नेफ्ट सर्विस सेंटर किसका होगा? उसी बैंक का होगा फ्रेंड जिस बैंक में कस्टमर ने ट्रांजैक्शन शुरू की है। अब एक बार पूलिंग सेंटर के बाद सारा डेटा इकट्ठा हो गया, तो अब पूलिंग सेंटर का रोल शुरू होता है फ्रेंड्स। स्टेप नंबर 3 आता है, द पूलिंग सेंटर फॉरवर्ड द मैसेज टू द नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर। अब यहां से जो पोलिंग सेंटर में जो डेटा आया, यानी कि ब्रांच ने पैसा भेजा, वो गया कहाँ पर? नेफ्ट सर्विस सेंटर पर या पोलिंग सेंटर पर चला गया। उस पोलिंग सेंटर से पैसा अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर पर पहुंचता है। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल आ जाता है फ्रेंड्स, बैंक अपने आप ही नहीं करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर, जो कि ऑपरेटेड बाई नेशनल क्लियरिंग सेल आरबीआई मुंबई द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर कौन ऑपरेट करता है? नेशनल क्लियरिंग सेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई ऑपरेट करता है। तो मुंबई में ही इसका ऑफिस है। तो सारा जो आपने मैसेज तैयार किया था पोलिंग सेंटर पे अवेलेबल था, हमारा नेफ्ट सर्विस सेंटर पर जो मैसेज था वो फॉरवर्ड कर दिया गया। वो मैसेज कहाँ पहुंचा दिया गया फ्रेंड? नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर पर, जो कि मुंबई में है, जिसे नेशनल क्लियरिंग सेल चलाता है। टू बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट अवेलेबल बैच। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अब तक 3 स्टेप हुए। सबसे पहले ब्रांच में कस्टमर ने खाते में मतलब पूरा फॉर्म भरा, फिर ब्रांच ने एक जो है मैसेज बनाया, मैसेज यानी सीबीएस में एंट्री करी, और वो सीबीएस की एंट्री बैंक के जो है अपना जो पोलिंग सेंटर है, जहां पर सभी ब्रांचों से आकर के डेटा इकट्ठा हो रहा है, वहां पर आकर के पूल हो गया। एक बार ये पूलिंग हो गई तो ये मैसेज एक साथ एक मैसेज बन करके ये जो है नेफ्ट क्लियरिंग सेल चला जाता है। नेफ्ट क्लियरिंग सेल कौन ऑपरेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है। यहाँ पर ये मैसेज पहुंच जाता है और ये मैसेज वेट करता है अगले बैच में अपने आप को इंक्लूड होने के लिए वेट करता रहता है। अब अगले बैच में जब अब ये मतलब कहने का सारा डेटा कहाँ पहुंच गया है? नेफ्ट क्लियरिंग सेल में पहुंच गया है, नेशनल क्लियरिंग सेल में या नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर में पहुंच गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंच जाता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? तो जैसे सभी बैंकों की ट्रांजैक्शन आ गई। अभी तक क्या था, हमारे एक बैंक की बात हो रही थी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जो उसका नेफ्ट मतलब नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर है, वहाँ पर सभी बैंकों से जब एंट्री आ गई तो वो क्या करता है कि बैंक वाइज एक लिस्ट बनाता है। जैसे मान लीजिए ये पैसा एसबीआई में जाना है, इतना पैसा जो है आपका केनरा बैंक में जाना है, इतना जो है एंट्रियाँ हैं वो आपकी जानी है, मान लीजिए एचडीएफसी में जानी है। तो इस तरीके से वो बैंक वाइज जो है एक लिस्टिंग बनाता है, ठीक है। और बैंक वाइज जब लिस्टिंग बन जाती है तो हर एक बैंक वाइज वो उसकी डेबिट और क्रेडिट की एंट्री भी बनाता है। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, डेबिट और क्रेडिट की एंट्रियां बनाता है। तो अब क्या होगा कि जैसे जितना मान लीजिए जो है 50,000 रुपये एसबीआई को जाने हैं, तो वो 50,000 रुपये एसबीआई की एक क्रेडिट एंट्री बन जाएगी, एसबीआई को पैसा चला जाएगा, और जिस जिस बैंक से पैसा आना है वहाँ से उतना पैसा डेबिट भी कर लेता है भाई। अब मान लीजिए एसबीआई को जो पैसा जाना है उसमें मल्टीपल बैंक होंगे, तो जिस जिस बैंक से पैसे आने, मान लीजिए 10,000 रुपये पीएनबी से ले लिए, 10,000 रुपये जो है मान लीजिए आपका केनरा बैंक से ले लिए, बाकी के जो 40,000 30,000 रुपये आपके इंडियन ओवरसीज बैंक वगैरह से ले लिए। तो ये सारे बैंकों से पैसा ले करके और वहाँ पर बैंक वाइज जो है मैसेज प्रिपेयर करके डेबिट और क्रेडिट की एंट्री खड़ी कर ली जाती है। तो स्टेप 4 जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर होता है। द क्लियरिंग सेंटर सॉर्ट द फंड ट्रांसफर ट्रांजेक्शन डेस्टिनेशन, है ना, फंड ट्रांसफर की डेस्टिनेशन को ट्रैक करता है और बैंक वाइज प्रिपेयर करता है, क्या प्रिपेयर करता है? अकाउंटिंग एंट्रीज बनाता है टू रिसीव फंड्स फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग बैंक। ओरिजिनेटिंग बैंक से फंड रिसीव करने के लिए डेबिट की एंट्री बनती है, और गिव द फंड टू द डेस्टिनेशन बैंक क्रेडिट की एंट्री बनती है। तो वही मैंने बताया कि क्लियरिंग सेंटर क्या करता है, जो ट्रांजैक्शन का डेस्टिनेशन होता है उसके वाइज जो है बैंक वाइज जो है एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेता है, एंट्रीज तैयार कर लेता है कि इतने रुपए डेबिट होने हैं इस बैंक से और इतने रुपए क्रेडिट होने हैं इस बैंक को। तो ये काम जो है बड़े लेवल पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है सेल है, हमारी नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर है, वहाँ पर ये सारा काम होता है। फिर एक बार डेस्टिनेशन बैंक के पास में मतलब अब एक बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डेबिट क्रेडिट की एंट्री बना ली, तो वहाँ से कहाँ चला जाएगा? जो डेस्टिनेशन बैंक का सर्विस सेंटर है,
नेफ्ट सर्विस सेंटर, वहाँ पर पैसा पहुँच जाता है। तो कहने मतलब हुआ ब्रांच से मैसेज चला, सीबीएस से मैसेज चला गया उनके नेफ्ट सर्विस सेंटर में, नेफ्ट सर्विस सेंटर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पहुंचा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट क्रेडिट की एंट्रियां बनाई और पैसा क्रेडिट कर दिया किसमें, जो पूलिंग अकाउंट है या पूलिंग सेंटर है या नेफ्ट सर्विस सेंटर है रिसीविंग बैंक का, और फिर वो रिसीविंग बैंक का पूलिंग सेंटर वो पैसा उस बैंक ब्रांच में, अपने बैंक की जिस ब्रांच में जिस कस्टमर के खाते में जाना होता है वहाँ पहुँचा देता है फ्रेंड्स। ओके, तो द डेस्टिनेशन बैंक रिसीव द इनवर्ड रेमिटेंस मैसेज फ्रॉम क्लियरिंग सेंटर एंड पास ऑन द क्रेडिट टू बेनिफिशियरी कस्टमर्स अकाउंट। तो डेस्टिनेशन बैंक क्या करता है, इनवर्ड रेमिटेंस का मैसेज रिसीव करता है क्लियरिंग सेंटर से, जो आरबीआई का क्लियरिंग सेंटर वहाँ से मैसेज रिसीव करेगा कि इस कस्टमर के खाते में इतने पैसे डालने हैं और वहाँ पर वो पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये हो गए फ्रेंड्स पूरे 5 स्टेप कैसे कैसे जो है नेफ्ट चलती है और कैसे कैसे पहुंचती है फ्रेंड्स। ओके, तो स्टेप 1 में हमने देखा था कि इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जो है कस्टमर आता है अपना सारा डिटेल भर करके एक फॉर्म में दे देता है, फिर हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में कस्टमर ने अपना सारा रोल निभा दिया। स्टेप नंबर 2 में हमारा काम आता है, अब हम क्या करते हैं, सीबीएस में एक एंट्री क्रिएट कर देते हैं। बैंक की ब्रांच क्या करती है, सीबीएस में एक एंट्री क्रिएट कर देती है और वो मैसेज बन जाता है एक तरीके से, ब्रांच में ही सीबीएस एंड पर एक मैसेज बनता है और वो मैसेज भेज देता है बैंक के पूलिंग सेंटर में, जिसे नेफ्ट सर्विस सेंटर कहते हैं। तो ब्रांच से मैसेज जो है उठ करके चला जाता है पूलिंग सेंटर पर। पूलिंग सेंटर क्या करता है, एक मैसेज बनाएगा और उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्लियरिंग सेल में भेज देगा। फिर ये मैसेज जो है पूलिंग सेंटर से कहाँ फॉरवर्ड हो जाता है, नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर में चला जाता है, जिसे आरबीआई गवर्न करता है। ये मुंबई में स्थित है, ठीक है, नेशनल क्लियरिंग सेल ऑपरेट करती है आरबीआई मुंबई द्वारा, ठीक है, और ये अगले बैच में इंक्लूड होने के लिए तैयार रहता है मैसेज। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में सभी बैंकों से रिक्वेस्टें आ जाती है, ढेर सारे मैसेज आ जाते हैं, उन मैसेजों को वो डेस्टिनेशन वाइज सॉर्टिंग कर लेता है, किस बैंक में कितना पैसा जाना है उसकी डेबिट और क्रेडिट की एंट्री बनाता है, जिस बैंक से पैसा आना है उसके खाते को डेबिट करता है, जिस बैंक में पैसा जाना है उसके खाते को क्रेडिट कर देता है। पर जब खाता क्रेडिट होता है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा पूलिंग अकाउंट ही क्रेडिट होता है यहाँ पर, कस्टमर का अकाउंट डायरेक्ट आरबीआई नहीं क्रेडिट करता है और ना ही डेबिट करता है ना, समझिए इस बात को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ बीच में है, यहाँ पर ब्रांच जो है खाता डेबिट करेगी और उसके बाद में वो पैसा भेजेगी किसको, नेफ्ट जो है पूलिंग सेल को, हमारे उस बैंक के पूलिंग सेंटर में या नेफ्ट सर्विस सेंटर में भेजेगी और सर्विस सेंटर से मैसेज पहुंचेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूलिंग सेंटर, इस बैंक का रिसीविंग बैंक के पूलिंग सेंटर में पैसा भेजती है, ठीक है, और वहाँ से जो है पूलिंग सेंटर से वो फर्दर उस बैंक के मतलब कस्टमर के खाते में पहुंच जाता है। फिर 5वां स्टेप आता है, एक बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सॉर्टिंग कर दी अपने हिसाब से कि किसके खाते में कितना पैसा जाना है, डेबिट और क्रेडिट कर दिया, उसके बाद में डेस्टिनेशन बैंक को एक मैसेज रिसीव हो जाता है कि इस कस्टमर के खाते में इतना पैसा जाना है और वो उसके पूलिंग सेंटर से होते हुए बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा पहुँच जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गए 5 स्टेप हमारे, आई होप आपको क्लियर रहेगा। कई बार स्टेप्स पूछ लेते हैं कि नेफ्ट जो है किस सीक्वेंस में प्रोसेस करती है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेफ्ट, इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि नेफ्ट का यूज एनआरई और एनआरओ अकाउंट में भी फंड ट्रांसफ़र करने के लिए किया जा सकता है, यानी एनआरई खाते से नॉर्मल खाते में या एनआरओ खाते से नॉर्मल खाते में पैसा जाना और आना दोनों पॉसिबल होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। सवाल ये बनता है कि क्या नेफ्ट का यूज करके हम एनआरई अकाउंट से नॉर्मल अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं, तो यस हम भेज सकते हैं, मतलब डेबिट क्रेडिट नेफ्ट के जरिए दोनों पॉसिबल होता है फ्रेंड्स। ये याद रखिएगा कि नेफ्ट का यूज करके एनआरई अकाउंट हो चाहे एनआरओ अकाउंट हो हमारे देश में, दोनों ही पॉसिबल होता है। नेफ्ट के जरिए पैसा आ भी सकता है एनआरई अकाउंट में और पैसा जा भी सकता है एनआरई अकाउंट एनआरओ अकाउंट में, लेकिन यह है कि हमें जब हम पैसा भेज रहे हैं तो उस समय हमें फेमा की गाइडलाइन को वायोलेट नहीं करना होता है। हमें जो है ये ध्यान रखना होगा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 फेमा की जो गाइडलाइन है उनको हमें एडहेर करना होगा, उनको हमें फॉलो करते रहना होगा। अब एवरी पार्टिसिपेटिंग बैंक एंड एडमिटेड इंस्टीट्यूशन, अब यहाँ पर जो नेफ्ट हो रही है फ्रेंड्स, तो ये कहते हैं कि जो नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर मुंबई है उसके साथ एक सेटलमेंट अकाउंट हर एक बैंक को खोल लेना होता है, ताकि उसी अकाउंट को वो डेबिट करता है और उसी अकाउंट को आरबीआई क्रेडिट करता है। इसलिए हर एक बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में एक सेटलमेंट अकाउंट ओपन करना होता है, ताकि जो भी नेफ्ट की ऑब्लिगेशन है उनको फुलफिल बैंक वहीं से कर सके। तो एवरी पार्टिसिपेटिंग बैंक एंड एडमिटेड इंस्टीट्यूशन शैल ओपन एंड मेंटेन इन नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर मुंबई अ सेटलमेंट अकाउंट। तो जितने भी बैंक है जो कि नेफ्ट में पार्टिसिपेट करते हैं उनको नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर मुंबई में एक सेटलमेंट अकाउंट ओपन करना होता है, ताकि जो भी सेटलमेंट हो, पेमेंट की जो भी सेटलमेंट हो, उसको जो है वहीं फंड ट्रांसफ़र करके एग्जीक्यूट किया सके। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपने अकाउंट ओपन कर लिया मान लीजिए, तो अब इसी अकाउंट को मान लीजिए जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अकाउंट ओपन किया हुआ है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है आपका नेफ्ट क्लियरिंग सेल के साथ में, तो इसी अकाउंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेबिट करता है और इसी को क्रेडिट करता है। मैंने बताया नहीं कि पूलिंग सेंटर में ही पैसा आता और जाता है, बैंक के किसी कस्टमर के अकाउंट में आरबीआई पैसा नहीं डालता है। बस ये जो इनका सेटलमेंट अकाउंट है इसी में खाते में पैसा आता और जाता है। अब क्लियर सी बात है कि इस खाते में पैसा भी, जो ये सेटलमेंट अकाउंट खोला है बैंक ने, इसमें अकाउंट पैसा मेंटेन रहना चाहिए। मान लीजिए 2 करोड़ रुपए इधर से उधर होने हैं और इस खाते में 2 करोड़ रुपए नहीं होंगे तो आरबीआई डेबिट कैसे करेगा? तो इसलिए इस खाते में मतलब सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत होती है। ये बात नेफ्ट के केस में भी लागू होती है फ्रेंड्स, और आरटीजीएस के केस में भी लागू होती है। अब एक बात और है कि मतलब जो सेटलमेंट इस तरीके से जो हम ये मल्टीलेटरल, मतलब कहने का कि इधर कई जगहों से पैसा आ रहा है, मल्टी डायरेक्शन से पैसा आता है और मल्टी डायरेक्शन में पैसा जाता है, मल्टीपल बैंक से पैसा आता है, मल्टीपल बैंक में पैसा जाता है, तो ये मल्टीलेटरल हो गया, यानी कई दिशाओं वाला जो नेटिंग होती है। शैल बी फाइनल एंड इररिवोकेबल। ध्यान रखेंगे कि एक बार सेटलमेंट हो गई तो वो इररिवोकेबल होती है, उसको वापस नहीं किया जा सकता है और बैंकों को उस बात को मानना ही पड़ेगा। कहने मतलब अगर 2 करोड़ रुपए मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा से डेबिट करके और किसी दूसरे बैंक में एसबीआई वगैरह में अगर चले गए हैं नेफ्ट के थ्रू, तो ये इररिवोकेबल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पैसे को वापस नहीं करेगा। यही है, ये एज पर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का सेक्शन 23 यही कहता है कि ये पैसा जो एक बार सेटल हो गया वो इररिवोकेबल होता है फ्रेंड्स। ओके, तो इसके साथ में ही फ्रेंड्स आपका नेफ्ट के बारे में पूरा प्रोसीजर यहाँ पर खत्म होता है। अब हम देखेंगे कि नेफ्ट जो होता है उसमें जो कस्टमर है या बैंक है उसके क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं। मतलब मान लीजिए नेफ्ट नहीं हो पाती है, बैंक की क्या जिम्मेदारी होगी, कस्टमर की क्या जिम्मेदारी होगी, तो इन बातों के बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अंडर नेफ्ट फॉर बोथ कस्टमर एंड बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है, चाहे वो आपका कस्टमर हो चाहे बैंक हो, दोनों के लिए जो है राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों जो है प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। हम देखेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जो बैंकों को ध्यान रखनी होगी, कौन कौन सी बातें हैं जो कस्टमर्स को ध्यान रखनी होती हैं। अब देखिए, ये पहली जिम्मेदारी है, एवरी पार्टिसिपेटिंग बैंक आर इंस्टीट्यूशन शैल मेंटेन सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। तो ये बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वो जो है जो नेफ्ट सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, इंटीग्रिटी ईमानदारी बनाए रखे और इफिशियंसी तेजी रखे, है ना सिस्टम में। हर ये बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वो सिक्योरिटी मेंटेन करे, किसी कस्टमर का डेटा जो है लीक ना होने पाए, इंटीग्रिटी मतलब आपका ईमानदारी होनी चाहिए उसमें सिस्टम में, इफिशियंसी मेंटेन करनी होगी ताकि तेजी के साथ में काम हो। ये हर एक बैंक को करना पड़ता है। फंड ट्रांसफर इंस्टीट्यूशन शैल बी इशूड, फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन शैल बी इशूड बाय द कस्टमर इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेंट बैंक। तो पार्टिसिपेंट बैंक, जो बैंक जैसा फॉर्म भरने के लिए देगा, इसका कहने मतलब ये है कि जैसा फॉर्म भरने के लिए जो भी बैंक देगा वह उस फॉर्म को भर करके जो है कस्टमर को देना पड़ेगा। तो फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन शैल बी इशूड बाय कस्टमर, ये फंड ट्रांसफर करने की जो इंस्ट्रक्शन है वो कस्टमर इशू करेगा, लेकिन जिस प्रोफार्मा में जो है बैंक कहेगा उस प्रोफार्मा में देगा फ्रेंड्स। ओके, ये कस्टमर की जिम्मेदारी होती है। द फॉर्मेट शैल बी कंप्लीट इन आर रिक्विजिट पर्टिकुलर्स। अब जब भी नेफ्ट का फॉर्म आप कस्टमर भरेगा तो जितनी भी प्री रिक्वायरमेंट हैं, जितनी भी चीज़ें चाहिए, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उसका नाम, अकाउंट का टाइप, ब्रांच का नाम, जो भी डेटा चाहिए वो सारे पर्टिकुलर्स उसको जो है कंप्लीट करके देने होते हैं। ये कस्टमर का जिम्मेदारी होती है, ऑब्लिगेशन होता है। कस्टमर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ पर्टिकुलर गिवन इन अ पेमेंट इंस्ट्रक्शन। अब एक बात जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली होती है कि यहाँ पर जो भी जानकारी कस्टमर ने भर करके दी है उसके लिए कस्टमर जिम्मेदार होता है, बैंक जिम्मेदार नहीं होता है। यदि अकाउंट नंबर में एक डिजिट आपने आगे पीछे कर दी, 92 लिखना था 82 लिख दिया, आईएफएससी कोड में 10 की जगह 20 कर दिया, वो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कस्टमर की जिम्मेदारी होती है। बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर बैंक ने जो आपके फॉर्म में लिखा हुआ है वही चीज़ एग्जीक्यूट कर दी है, उसी अकाउंट नंबर पर पैसा डाला हुआ है, तो बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। कस्टमर शैल बी बाउंड बाई एनी पेमेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाई बैंक इफ बैंक हैड एग्जीक्यूटेड द पेमेंट इंस्ट्रक्शन इन गुड फेथ एंड इन कंप्लायंस विद द सिक्योरिटी प्रोसीजर। तो कस्टमर अगर बैंक ने जो है जो पेमेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की है वो गुड फेथ में की है, यानी अच्छी तरह से की हुई है और सिक्योरिटी प्रोसीजर को फॉलो करते किया हुआ है, तो बैंक कस्टमर जो है जिम्मेदार होगा कोई भी अगर गड़बड़ होती है उसके लिए। लेकिन अगर जो है गड़बड़ी बैंक के एंड पर होती है, यानी स्टाफ मेंबर के नेग्लिजेंस की वजह से होती है, लिखा हुआ 92 है और हमने गलती से 82 भर दिया, हमारे स्टाफ मेंबर से गलती होती है, या कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट हो गया है बैंक के एम्प्लॉय के द्वारा, तो उस केस में कस्टमर जिम्मेदार नहीं होता बल्कि बैंक जो है जिम्मेदार होता है और बैंक को कस्टमर को पेनल्टी देनी होती
है, ध्यान रखेंगे। तो अगर बैंक मतलब कस्टमर कब जिम्मेदार होगा, जब बैंक ने जो है ट्रांजैक्शन को गुड फेथ में और सिक्योरिटी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एग्जीक्यूट किया है, यानी कस्टमर ने गलत डेटा भर के दिया और हमने उसी पर ही पेमेंट कर दी, तो हम जिम्मेदार नहीं है। लेकिन कस्टमर ने सही डेटा भर कर दिया है और हमने अपनी गलती से नेग्लिजेंस भी क्या कहें, दिन भर में अगर आपको 250-300 नेफ्ट करनी होती है तो गलती होना स्वाभाविक है, ये होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इतना वर्कलोड होता है कि दुनिया भर की चीज़ें देखनी होती, गड़बड़ हो ही जाती है। तो नेग्लिजेंस हमारे एंड पर हो गई, या कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट है, बैंक के एम्प्लॉय द्वारा कोई फ्रॉड करने की कोशिश की गई है जिसकी वजह से उसने गलत अकाउंट नंबर डाल दिया है, तो उस केस में जो है कस्टमर लायबल नहीं होता है, अदरवाइज कस्टमर की जिम्मेदारी होती है। द कस्टमर सेल इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। अब आपने अगर नेफ्ट करवानी है 20,000 रुपये की और आपके खाते में 8 ही हज़ार रुपये हैं, तो वो कस्टमर की लायबिलिटी होगी, कस्टमर की जिम्मेदारी होती है कि कस्टमर इंश्योर करे कि जो है उसके खाते में फंड अवेलेबल हैं बिफोर इस तरीके के पेमेंट इंस्ट्रक्शन को इशू करने से पहले वो इंश्योर कर ले कि उसके खाते में पैसे हैं। ऐसा नहीं कि 2 करोड़ का नेफ्ट करवाना है और पैसे जो है खाते में 1 रुपये भी नहीं है। दिस शुड नॉट हैपन। द पेमेंट इंस्ट्रक्शन शैल बिकम इररिवोकेबल वंस इट इज एग्जीक्यूटेड बाय बैंक। एक बार बैंक ने नेफ्ट की ट्रांजैक्शन कर दी तो वो अपने आप की भी नहीं सुनता है, ये वाली सिचुएशन है। तो एक बार जो है बैंक ने पेमेंट इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट कर दी तो इट इज़ इररिवोकेबल, ठीक है, तो इसे वापस नहीं किया जा सकता है। नेफ्ट हो गई तो हो गई, भले ही गलत अकाउंट में हो गई। अब वो मान लीजिए अगर कस्टमर ने गलत अकाउंट नंबर दे दिया, कई बार आप लोगों के पास कंप्लेंट आती होगी कि सर 2 डिजिट मतलब 22 लिखा हुआ था, हमने 32 लिख दिया, 42 लिख दिया है, या 75 लिखा था, हमने 78 लिख दिया है। इस तरीके एक सिंगल डिजिट, क्योंकि बैंकों के अकाउंट जो है 14 डिजिट, 15 डिजिट, 18 डिजिट के होते हैं और उसमें यही नहीं पता चलता है कि एक डिजिट कब गड़बड़ हो गई, तो ऐसे में वो कस्टमर जिम्मेदार होगा। फ्रेंड ध्यान रखेंगे कि नेफ्ट करते समय अगर कस्टमर ने गलत एंट्री भर करके दे दी है तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर नॉट द बैंक। अब वो कस्टमर ही फॉलो अप करके जैसे भी करके अपना पैसा वापस लेगा। तो एक बार पेमेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई तो पैसा वापस नहीं आ सकता है। द बैंक इज नॉट बाउंड बाई एनी नोटिस ऑफ रिवोकेशन अनलेस इट इज नॉट इन कंप्लायंस विद द सिक्योरिटी प्रोसीजर। तो बैंक जो है अगर मान लीजिए एक बार जो है नेफ्ट आपने कर दी और कस्टमर कहता है कि हमारा पैसा हमें वापस करवाइए, रिवोकेशन का नोटिस देता है, तो बैंक किसी भी तरीके के नोटिस के लिए लायबल नहीं है, मतलब बाउंड नहीं है। वो उस नोटिस को इंटरटेन नहीं करेगा, वो बोल देगा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने जो करना था वो हमने नेफ्ट कर दी है, अब आप देखिए इसको, है ना, कि क्या कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अनलेस अब बस केवल क्या है कि हमने सिक्योरिटी प्रोसीजर को अगर किसी वजह से नहीं फॉलो किया है, उस वजह से है, तो भले ही बैंक जो है रिवोकेशन कर दे, जो नेफ्ट की ट्रांजेक्शन है उसको रिवर्स करवाने की कोशिश करे, अदरवाइज जो है बैंक जो है किसी भी रिवोकेशन नोटिस के लिए बाउंड नहीं होता है अगर उसने सब कुछ सही किया हुआ है। अब अगर मान लीजिए जो यहाँ पर नेफ्ट की ट्रांजैक्शन है और उसको जो है पैसा पहुँचने में जो है डिले हो जाता है, तो बैंक की लायबिलिटी क्या होती है। अगर मान लीजिए है किस पैसा नहीं पहुंचता है, अगर डिले होता है तो डिले के लिए जो है पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एट द बैंक रेट करेगा बैंक। जितना दिन का डिले होगा उतने दिन का इंटरेस्ट पे करेगा बैंक रेट के इंटरेस्ट देगा उसको, ठीक है। यानी कहने मतलब हुआ कि मान लीजिए 10 दिन डिले हुआ पेमेंट पहुंचने में, जो है नेफ्ट क्रेडिट होने में, तो 10 दिन का बैंक रेट के हिसाब से जितना इंटरेस्ट बनेगा वो देना होगा। और अगर किसी वजह से पैसा खो जाता है, कस्टमर का लॉस हो जाता है, यानी पैसा भेजा और वो पता नहीं कहाँ चला गया, किस अकाउंट में चला गया, हमें नहीं आइडिया लग रहा है, ना वो बैंक जिम्मेदारी मतलब पता कर पा रहा है, ना हम पता कर पा रहे हैं, तो उस केस में जितना पैसा मान लीजिए कस्टमर ने 5,000 रुपये भेजे थे तो 5,000 रुपये तो देने ही देने होंगे अगर पैसा खो जाता है तो, और प्लस जो है उसके साथ साथ में हमें जो है मतलब इंटरेस्ट भी देना होता है बैंक रेट के हिसाब से फ्रेंड्स, ओके। तो अगर लेट होता है, डिले होती है पेमेंट में, तो केवल इंटरेस्ट पे करना है बैंक रेट के हिसाब से, और अगर पैसा लॉस हो जाता है तो जितना अमाउंट था वो तो देना ही देना है, साथ साथ बैंक रेट के हिसाब से इंटरेस्ट भी हमें देना होता है फ्रेंड्स, ओके। द सेंडर और ओरिजिनेटर शैल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम सेंडिंग बैंक, है ना। तो अगर मान लीजिए हमारे एंड से कोई डिले होता है तो जो सेंडर है या ओरिजिनेटर है उसे क्लेम का कंपनसेशन मिलेगा, जितने दिन के लिए डिले होगा उतने दिन का जो है उसे पैसा मिलेगा। अगर कोई और पेनाल्टी लगती है तो वो भी जो है आरबीआई द्वारा अगर और पेनाल्टी डिसाइड की जाती है तो वो भी कस्टमर को पे करनी पड़ती है। अब अगर मान लीजिए कस्टमर की कंप्लेंट 30 दिन के अंदर में इंटरटेन नहीं होती है तो वो बैंकिंग लोकपाल यानी बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के माध्यम में भी जा करके कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है। तो बैंकिंग लोकपाल में या बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास में भी जाकर के कंप्लेंट को 30 दिन के अंदर अंदर में कंप्लेंट की जा सकती है फ्रेंड्स, ओके। तो ये हो गई हमने ये देखा जो दूसरा टॉपिक देखा फ्रेंड्स यहाँ पर कि नेफ्ट के तहत क्या क्या राइट्स हैं कस्टमर के और क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं कस्टमर के या बैंक के, तो उसके बारे में हमने देखा। तो देखिए पहला हमने देखा कि हर जो भी बैंक है उसको इंश्योर करना होगा
कि जो नेफ्ट सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और इफिशियंसी को मेंटेन करना बैंक की जिम्मेदारी होगी। ठीक है। फंड ट्रांसफ़र करने की इंस्ट्रक्शन कौन इशू करेगा? तो कस्टमर इशू करता है फ्रेंड्स। जो भी फॉर्म आप देंगे उसको भर करके वो इंस्ट्रक्शन इशू कर देता है। ठीक है। और जो फॉर्मेट दिया जाएगा उसको कंप्लीट डिटेल्स भरनी होती हैं। ऐसा नहीं कि आपने अकाउंट नंबर भरा, एफएससी कोड नहीं भरी। जो भी फॉर्म में डिटेल्स भरेंगे उसके लिए जिम्मेदारी कस्टमर की होगी। कस्टमर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेसी ऑफ द पर्टिकुलर्स गिवन इन अ पेमेंट इंस्ट्रक्शन। तो जो भी फॉर्म भरा गया है उसमें जो भी जो है डाटा आपने दिया है, पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, वो सही है या गलत है, इसकी जिम्मेदारी कस्टमर की होगी। अब कस्टमर जो है, अगर कस्टमर ने जो हमें पेमेंट इंस्ट्रक्शन दी है, अगर उसमें हमने जो पेमेंट की वो गुड फेथ में, यानी कि हमने नेफ्ट की गुड फेथ में और सिक्योरिटी प्रोसीजर का फॉलो करते हुए किया हुआ है, तो बैंक जो है जिम्मेदार ऐसे केस में नहीं होता, बल्कि कस्टमर लायबल होता है। कस्टमर जिम्मेदार होगा अगर उसने गलत अकाउंट नंबर वगैरह भर दिया है। और अगर बैंक किस केस में रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर हमारे स्टाफ मेंबर से कोई नेग्लिजेंस हो गया है या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने की कोशिश की गई बैंक एम्प्लॉय द्वारा, उस केस में बैंक लायबल नहीं होता, बल्कि उस केस में कस्टमर लायबल नहीं होता, बैंक लायबल हो जाता है, क्योंकि गलती हम बैंक के एंड पर होती है। अब कस्टमर ने मतलब इंस्ट्रक्शन इशू करने से पहले, मतलब नेफ्ट करवाने से पहले इंश्योर कर ले कि उसके खाते में उतने पैसे हैं जितना वो नेफ्ट करवाना चाहता है। पेमेंट जो है इंस्ट्रक्शन इरिवोकेबल हो जाती है। एक बार अगर बैंक ने पेमेंट इंस्ट्रक्शन यानी नेफ्ट एग्जीक्यूट कर दी तो उसे रिवोक करना मुश्किल हो जाता है। किसी भी तरीके के रिवोकेशन का अगर नोटिस कस्टमर देता है तो बैंक उसके लिए बाउंड नहीं होता है, बशर्ते कि हमने जो है जो भी गाइडलाइंस है उनको प्रॉपरली फॉलो किया हुआ है। अब अगर किसी कस्टमर का पैसा डिले से पहुंचता है, देर से पहुंचता है, तो पेनल्टी क्या लगेगी? बैंक रेट के हिसाब से देना पड़ेगा। और अगर पैसा खो जाता है कस्टमर का नेफ्ट के दौरान, तो उसे जो जितना पैसा है उतना देना पड़ेगा, प्लस जो है इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। जो सेंडर होगा या ओरिजिनेटर होगा हमारे नेफ्ट का, वो बैंक के साथ में कंप्लेंट कर सकता है कि हमारा जो पैसा है हमें वापस किया जाए, प्लस इंटरेस्ट भी दिया जाए। और साथ ही साथ अगर कोई और पेनल्टी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिसाइड की जाती है तो वो भी बैंक को पे करनी पड़ेगी कस्टमर को। अगर कस्टमर की कंप्लेंट जो है रिजॉल्व नहीं होती है विदिन 30 डेज, तो वो जो है बैंकिंग लोकपाल में जा करके अपने कंप्लेंट को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है फ्रेंड्स। ओके, तो अब इसके बाद में सबसे लास्ट टॉपिक इस उसमें का हम देखेंगे फ्रेंड्स। ओके, और इसी के साथ में हमारा नेफ्ट जो टॉपिक है वो भी खत्म हो जाता है। तो काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पर चर्चा की, आपने देखा ही होगा कि मतलब नेफ्ट में मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है। अब इससे ज़्यादा कुछ पूछने की उम्मीद भी नहीं करते हैं, क्योंकि लगभग हर चीज़ हमने जान लिया फ्रेंड्स। ओके, अब देखेंगे कि फ़ायदे क्या हैं, नेफ्ट का फ़ायदा क्या है। तो नेफ्ट का फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अब जो है चेक लेकर के इधर उधर टहलने की जरूरत नहीं, बैंक ड्राफ्ट लेकर के टहलने की जरूरत नहीं, बैंक ड्राफ्ट के चोरी हो जाने की, चेक के चोरी हो जाने के डर नहीं है। काफ़ी सारे फायदे शुरू हो जाते हैं। द रेमिटर नीड नॉट सेंड द फिजिकल चेक और डिमांड ड्राफ्ट टू द बेनिफिशियरी। पहले फिजिकल चेक भेजना पड़ता था या डिमांड ड्राफ्ट भेजना पड़ता था बेनिफिशियरी को, अब वो सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा खाते में पैसा भेजा जाता है। बेनिफिशियरी नीड नॉट विजिट हिज हर बैंक डिपॉजिट द पेपर इंस्ट्रूमेंट। अब पेपर इंस्ट्रूमेंट को जमा करने के लिए, मतलब चेक जमा करने के लिए ब्रांच को विजिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल है तो आप अपने घर से बैठ करके नेफ्ट कर सकते हैं, ब्रांच भी विजिट करने की जरूरत नहीं है। बेनिफिशियरी नीड नॉट एप्रीहेंसिव ऑफ द लॉस और थेफ्ट ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे चेक वगैरह चोरी हो जाते थे, गायब हो जाते थे हमारे, तो वो सब चीज़ें भी अब नहीं दिक्कत रह गई है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में अगला है कास्ट इफेक्टिव होता है। ये कास्ट इफेक्टिव है फ्रेंड्स। ओके, तो कहने मतलब ये हुआ कि भाई जब चेक वगैरह जमा करते थे तो काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाता था, पैसे भी ज़्यादा लगते थे। अब यहाँ पर कास्ट इफेक्टिव है। अगर चेक बाउंस कर जाता था तो देखिए कितना ज़्यादा पैसा जो है, मतलब कितना ज़्यादा पेनल्टी लग जाती है, अभी भी लगती है। तो कास्ट इफेक्टिव भी है, प्लस जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ऑफ रेमिटर, और इसके अलावा कन्फर्मेशन भी जाती है कि हाँ पैसा वहाँ पर पहुँच गया है। तो फ्रेंड्स ये कास्ट इफेक्टिव भी होता है, और कंफर्मेशन क्रेडिट मतलब पैसा पहुंच गया है इस बात की इन्फॉर्मेशन एसएमएस और ईमेल के थ्रू भी पहुंचाई जाती है। तो ये भी एक एड ऑन बेनिफिट हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, रेमिटर कैन इनिशिएट रेमिटेंस फ्रॉम हिज होम और यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आल्सो। मतलब घर से भी जो है आप पैसा भेज सकते हैं, ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं होती है। नियर रियल टाइम ट्रांसफर ऑफ फंड टू द बेनिफिशियरी अकाउंट इन अ सिक्योर मैनर। तो नेफ्ट के थ्रू जो है जो पैसा होता है वो नियर रियल टाइम होता है, मतलब कहने का आप एक तरह के महसूस कर सकते हैं। आधे घंटे बाद अगर हो रहा है, 2 घंटे में, 3 घंटे में हो जाता है, तो रियल टाइम ये है। इसकी जगह पर अगर आप चेक लगाते थे तो 2-3 दिन लग जाता था, तो सिक्योर मैनर में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये भी नेफ्ट के बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स। ओके, एडवांटेज हैं आपके। तो ध्यान रखिएगा, नेफ्ट का एडवांटेज आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सा। देखिए जो IIBF क्वेश्चन बनाता है वो यही बनाता है कि नेफ्ट का एडवांटेज कौन सा नहीं है। अब आपको ये देखना होगा कि एडवांटेज कौन सा नहीं है, तो 4-5 बातें दे रहेंगी, उसमें से एक ऐसी होगी जो नहीं होगी। तो क्या क्या एडवांटेज है नेफ्ट के? रेमिटर को जो है फिजिकल चेक या डिमांड ड्राफ्ट भेजने की जरूरत नहीं है।
उसे अपने बैंक ब्रांच को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है पेपर इंस्ट्रूमेंट को सबमिट करने के लिए। चेक के जो फिजिकल चेक था, डिमांड ड्राफ्ट था, उसके खो जाने के, चोरी हो जाने का डर भी नहीं रह जाता है। ये कास्ट इफ़ेक्टिव है, यानी सस्ता पड़ता है। और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन भी भेजी जाती है एसएमएस और ईमेल के द्वारा। बेनिफिशियरी के खाते में जब पैसा डिपॉजिट हो जाता है तो जिस कस्टमर ने सेंड किया तो उसको एसएमएस या ईमेल जाती है कि पैसा कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया है, इतने बजे और इतनी डेट को किया गया है। इसके अलावा रिमिटर जो है, मतलब अगर आपको नेफ्ट करनी है और आप जो है अपने इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आपको अपने घर पर ही बैठे बैठे ये सुविधा अवेलेबल हो जाती है। और नियर रियल टाइम ट्रांसफ़र होता है। नेफ्ट का जो पैसा है वो रियल टाइम बेसिस पर ही सेंड हो रहा है, एक तरीके नियर रियल टाइम है, एग्जैक्टली रियल टाइम नहीं है, वो होता है आरटीजीएस में, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस के केस में ऐसा होता है। यहाँ पर नियर रियल टाइम है, मतलब लगभग रियल टाइम ही मान सकते हैं, और सिक्योर मैनर में होता है, यानी कि कोई डरने वाली बात नहीं होती कि हमारा पैसा गायब हो जाएगा या कुछ दिक्कत होगी फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे आरटीजीएस के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।